नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बताइएगा कैसे हो आप सब लोग? चंगे हो? बढ़िया। आप सभी को पता है राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब बढ़ के 50 हो गए थे। संभाग पहले 7 थे, अब बढ़ के 10 हो गए थे। ठीक है भाई, पहले हम जिलों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 50 जिले हो गए हैं तो उनका जिला दर्शन देखने वाले हम। तो जिला दर्शन है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई शुरुआत से ही अनूपगढ़ जिले के बारे में। आपको पता है भाई, आपको पता है अनूपगढ़ जिला के बारे में हम संपूर्ण डिटेल में बात करने वाले हैं, वार्तालाप करने वाले हैं। देखो देखिए, संपूर्ण डिटेल का मतलब है यहाँ पे हम अनूपगढ़ जिले की ज्योग्राफी भी देखेंगे, इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और इसका कल्चर भी देखेंगे। ठीक भाई, इसकी अब इसका भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे भाई आज। देखो देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक है, देखो देखिए, देखो बात करते हैं अनूपगढ़ जिले की। पहले हम इसकी राजस्थान के मैप में इसकी स्थिति क्लियर करते हैं। देखो देखिए, आपके सामने राजस्थान का जो नया मैप है ये आपके सामने प्रकट हो गया है भाई। देखो देखिए, अब मैं आपके सामने एक रेखा खींच रहा हूं। अगर मैं राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर बांट दूं, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अब आपको पता है जहां पे ये रेखा करती है वहां पे तो देखो, यहाँ पे दो रेखा करती है, वहां पे तो पड़ता है आपके सामने नागौर। ठीक है भाई। हाँ, अब आपको पता है ये साइड होगी आपके सामने पश्चिमी साइड होगी। भाई ये साइड कौन सी होगी? ये तो उत्तर होगी। ये तो आपके सामने उत्तर उत्तर दिशा है और ये आपके सामने पश्चिम दिशा है। ये आपके सामने भाई पश्चिम दिशा है। तो ये जो अनूपगढ़ है, तो आप देख रहे हो ये रहा अनूपगढ़। जो आपके सामने जो अनूपगढ़ है ये कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। कौन सी दिशा में पड़ता है भाई? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। देखो, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में पड़ता है। इस दिशा को क्या नाम दिया गया है? वायव्य। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं हम? वायव्य। ठीक है, देखो देखिए आगे। हाँ, अब देखो, आप जब बात करते हैं ये इसकी और बात कर लेते हैं। अब देखो देखिए, तो पहली बात पता चला आपको, ये राजस्थान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। दूसरी बात देखो, आप लोग यहीं पे देखो, आप देखो, दूसरी बात देखो आप। हाँ, ये पे जानकारी ले लेते हैं। अब देखो आप, जो ये अनूपगढ़ जिला है, ये देखो जो आपके सामने जो ये रेड क्लिप रेखा है, ठीक है, अब आपको पता है ये पाकिस्तान बॉर्डर है ना, भारत पाक बॉर्डर है, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेड क्लिप रेखा। यहाँ तक है, ठीक है, कच्छ भुज तक है यहाँ पे। देखो देखिए, ये यहाँ तक है। तो आप देख रहे हो जो ये रेड क्लिप रेखा है, तो ये अनूपगढ़ जिले से, देखो देखिए, जो अनूपगढ़ जिला है वहां पे भी रेड क्लिप रेखा बनाता है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे मान सकते हो ये पाकिस्तान और अनूपगढ़ जिला, इसके बीच में रेड क्लिप बॉर्डर स्थित है। देखो देखिए। हाँ, अब दूसरी बात जानो आप यहाँ पे। हाँ, दूसरी बात जानो आप यहाँ पे, जो अनूपगढ़ जिला है, देखो देखिए, अब तो ये तो होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? इसकी पाकिस्तान से। ठीक है, और पाकिस्तान का कौन सा शहर है? बहावलनगर। कौन सा शहर है भाई? बात की जाए भाई, अनूपगढ़ है इधर हमारे, उधर अनूपगढ़ के सामने कौन सा शहर है? ठीक है, तो ये पाकिस्तान का बहावलनगर है। ठीक है, आगे बात सुनने। देखो देखिए, अब दूसरी बात देखो, तो ये होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अब देखो देखिए, देखो देखिए कौन सी जिले से लगती है। ये देखो आप, जिले की बात करेंगे तो ये देखो आप लोग, देखो इसकी जिले की बात कर लेते हैं। तो देखो अनूपगढ़ जिले हैं जो, देखो ये बीकानेर से लगती है और यहाँ पे श्री गंगानगर से लगती है। तो इसकी सीमा की बात की है तो ये पाकिस्तान से, देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किससे लगती है? पाकिस्तान से। और अंतर्राज्य, अंतर्राज्य तो किसी से लगती नहीं,
बताओ कोई राज्य है क्या भाई? उधर आ गया पंजाब, इधर आ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई। तो कहाँ से लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता ये, ठीक है भाई। हाँ, तो ये एक तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है और दो जिलों से, एक तो बीकानेर और एक श्री गंगानगर से सीमा बनाता है, ठीक है भाई। तो आपके सामने इसकी स्थिति क्लियर होगी। तो पहले तो ध्यान रखना है ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। दूसरा ध्यान रखना है ये पाकिस्तान जो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप रेखा बनाता है। हाँ, और ये इसकी सीमा रेखा किसे किसे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, इधर बीकानेर जिले से लगती है और इधर श्री गंगानगर जिले से लगती है। आगे होगी बात समझ में आपको? देखो देखिए, अब देखो देखिए, अब चलते हैं हमारे अनूपगढ़ के बारे में। पता चल गया ना आपको अनूपगढ़? देखो देखिए, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ जो अनूपगढ़ जिला है। अब आपको पता है पहले आपके सामने ये गंगानगर और बीकानेर और हनुमानगढ़ जिला हुआ करता था, अनूपगढ़ जिला नहीं हुआ करता था यहाँ पे। तो क्या हुआ कि तो बीकानेर जिले से दो तहसीलें लेके जो ये खाजू वाला है, देखो अनूपगढ़ जिला 7 तहसीलों से मिलकर बना है, ठीक है। अनूपगढ़ जो जिला है वो 7 तहसीलों से मिलकर बना है। देखो, एक तो खाजू वाला और एक छत्तरगढ़, ये दोनों तहसीलें बीकानेर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? बीकानेर से, ठीक है। बाकी की 5 तहसीलें हैं, ये कहाँ से ली गई है भाई? श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से। यहाँ से ये 5 तहसीलें ली गई, एक तो रायसिंह नगर, एक विजयनगर और एक अनूपगढ़ और एक गड़साना और एक रावला, ठीक है भाई। ये 5 तहसीलें श्री गंगानगर जिले से ली गई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं श्री गंगानगर की 5 तहसीलें और बीकानेर की आपके सामने 2 तहसीलें को मिलाकर ये अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं श्री गंगानगर और बीकानेर को तोड़ के अनूपगढ़ जिला बनाया गया है, ठीक है भाई। अब देखो देखिए, हाँ, तो तहसीलों की बात करें तो इसकी कितनी तहसीलें होगी आपके सामने? तहसीलें होगी भाई, 7 तहसीलें। एक तो आपके सामने रायसिंह नगर, एक विजयनगर, एक अनूपगढ़ और एक गड़साना, एक रावला और एक खजुवाला और एक छत्तरगढ़, ठीक है भाई आपके सामने। हाँ, अब देखो देखिए, बात करते हैं उपखंड की। कितने खंडों में बांट दिया गया है इसको? उपखंड हमने कितने खंडों में बांटा है इसमें? देखो देखिए, बात करें इसके उपखंड की बात, देखो तो आप इधर देखो, उपखंड की बात करते हैं तो उपखंड का मतलब है इसको कितने खंडों में बांट दिया गया है। एक तो आपके सामने राजसिंह नगर होगा, एक विजयनगर होगा, एक अनूपगढ़ होगा और एक खजुवाला होगा और एक छत्तरगढ़ होगा। ये बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, इसलिए ये आपके सामने 5 उपखंड हो गए। लेकिन जो छठा उपखंड है इन 2 तहसीलों से मिलकर बनाया गया है, ठीक है, जो गड़सना और रावला से। इसलिए यहाँ पे कितने उपखंड आते हैं भाई? 6 उपखंड आते हैं, ठीक है। कितने उपखंड हो गए भाई? 6 उपखंड हो गए। अब जब बात करते हैं विधानसभा सीटें, भाई विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। एक तो आपके सामने रायसिंह नगर है और एक अनूपगढ़ है और एक आपके सामने खज्जूवाला है। तीनों की तीनों विधानसभा सीटें हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। अब खज्जूवाला के अंदर छत्तरगढ़ विधानसभा आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों विधानसभा हो जाएगी। और अनूपगढ़ के अंदर रावला गड़साना आ जाएगा। भाई ये विधानसभा सीट है, इसके अंदर अनूपगढ़ गड़साना रावला आ जाएगा और रायसिंह नगर है, इसके अंदर विजयनगर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे मिला के 3 विधानसभा सीटें हैं। तो इसका हो गया ये सामान्य परिचय, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आगे। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा जो अनूपगढ़ जिला था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बीकानेर हुआ करता था पूरा, ठीक है। ये पहले ये बीकानेर हुआ करता था, इतना बीकानेर हुआ करता था।
और बाकी का ऊपर वाला हिस्सा ये आपके सामने श्री गंगानगर हुआ करता था। ठीक है, और श्री गंगानगर से तो ये ऊपर वाला हिस्सा ले लिया था, ये इतना साक। ठीक है, और बीकानेर से ये वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, तो इस दोनों हिस्सों से तोड़ के यहाँ पे अनूपगढ़ जिला बना दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अरे आगे बात सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे इसमें 7 तहसीलें हैं, 6 उपखंड है और 3 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें कितनी है भाई, यहाँ पे 3 है, ये ध्यान रखनी है आपको। और देखो देखिए, अब किस संभाग में पड़ता है, देखो आपके सामने ये संभाग दे रखे हैं, तो ये बीकानेर संभाग के अंदर पड़ता है। जो अनूपगढ़ जिला है, आपको पता है संभाग भी बढ़ के 7 से लेके 10 हो गए थे। ठीक है भाई, जो ये बीकानेर संभाग के अंदर आता है अनूपगढ़ जिला। देखो बीकानेर संभाग के अंदर कौन से आते हैं, देखो अनूपगढ़ आता है, बीकानेर आता है, श्री गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। ठीक है भाई, तो ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग के अंदर, जिसमें आपके सामने अनूपगढ़ जिला भी बीकानेर संभाग के अंदर आता है। ठीक है भाई, देखो देखिए, चले फिर आगे है इसका सामान्य परिदृश्य। अब जब हम आगे बात करते हैं तो देखो देखिए, अब आपके सामने मैंने अभी भी बताया भाई, आपके सामने ये इसकी 7 तहसीलें हैं। तो पहले इस तहसीलों की मुख्य बातें ध्यान रख लेते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, हाँ देखो देखिए, यहाँ पे बताना मुश्किल है डायग्राम, देखो यहाँ पे देख लो आप। पहली तहसील आती है आपके सामने अनूपगढ़ तहसील। कौन सी तहसील, अनूपगढ़ तहसील। देखो देखिए, इस तहसील की खासियत क्या है, इसमें पहले तो आपके बाद में आपने सुना होगा लैला मजनू की मजार स्थित है। ठीक है, ये तो केवल पॉइंट बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम आगे भी बताएंगे, प्रेम कहानी भी बताएंगे आपको, चिंता क्यों करते हो। हाँ, जो ये लैला मजनू की जो मजार है, ये जो लैला मजनू की जो मजाक है, जो ये पाक सीमा से केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी, केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित है, बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर ये स्थित है। अब देखो देखिए, और एक है रोजड़ी बालाजी का मंदिर, ये मनोकामना पूर्ण बालाजी मंदिर कहलाता है। ये एक चुंदेर दुर्ग है। देखो देखिए भाई, भाटी शासकों का क्या था, यहाँ पे शासन काल था। यहाँ पे क्यों था, यहाँ पे क्यों भाई, यहाँ पे ये इनका शासन काल तो एक तो पाकिस्तान में भी था, अनूपगढ़ में भी था, और श्री गंगानगर में, हम श्री गंगानगर में भी था, गंगानगर भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, जैसलमेर, यहाँ तक इनका शासन काल चलता था। ठीक है भाई, जो भाटी शासक थे, और देखो देखिए, जो बीकानेर के जो आपके सामने जो राजपूत शासक थे, उनके बीच में क्या था, तनाकासी चलती थी। ठीक है, तो ये ठहराव के लिए, बीच में ठहराव के लिए ये एक दुर्ग बनाया गया था, जो भाटी शासकों द्वारा बनाया गया था। अब इसमें जो इसका नाम था चुंदेर दुर्ग, जो भाटी शासकों ने बनाया था। अब अब इसके बाद में क्या हुआ था कि ये दुर्ग ज़्यादा ही पुराना हो गया था, खंडर हो गया था। उसके बाद में अनूप सिंह, जो महाराजा, जो बीकानेर का जो शासक था, महाराजा अनूप सिंह, उन्होंने यहाँ पे इस दुर्ग का, ऐसे बोल सकते हो, इस दुर्ग के ऊपर दूसरा दुर्ग बनाया गया था, जिसका नाम है अनूपगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसलिए कहा जाता है चुनेर दुर्ग को हम अनूपगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। आप ऐसे चल जाओ मुंह उठा के, हम तो चुनेर दुर्ग देखेंगे, वहां पे आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह अनूपगढ़ दुर्ग बना दिया गया है। अब तो स्थिति ऐसी है कि अनूपगढ़ दुर्ग भी नहीं मिलेगा आपको, खंडर हो चुका है। ठीक है भाई, हाँ, तो आपके सामने अनूपगढ़ जो तहसील है, उसमें आपके सामने एक तो लैला मजनू की मजार स्थित है, एक तो रोजड़ी बालाजी का मंदिर स्थित है भाई, एक चुनेर दुर्ग जो भाटी शासकों ने बनवाया था, और एक जेतासर कृषि प्रारंभ यंत्र स्थित है। देखो देखिए, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। ये आंतरिक कृषि फार्म है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र है। ठीक है भाई, हाँ, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12,140 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल में ये फैला गया है। देखो देखिए, और यहाँ पे अनूपगढ़ तहसील में
जो बीएसएफ की 23वीं बटालियन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है भाई, ये अनूपगढ़ तहसील में है। अब देखो देखिए, अनूपगढ़ में प्राचीन सभ्यता स्थल भी है। देखो देखिए, प्राचीन सभ्यता स्थल भी है। एक तो बरौर है, एक चाक चौरासी है, और एक तरखान वाला है, एक है तरखान वाला है। ठीक है भाई, अनूपगढ़ की तहसील के अंदर ये 3 आपके सामने प्राचीन सभ्यता स्थल है। ठीक है भाई, बरौर के अंदर क्या हुआ था कि 2006 में जब ये खुदाई हुई थी, जो मिट्टी के पात्र में सहल खड़ी के 8000 मन के प्राप्त हुए थे। ठीक है भाई, ये बटन के आकार की मुहरें मिली थी। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, अनूपगढ़ जो तहसील है इसके अंदर 3 प्राचीन सभ्यता स्थल है। ठीक है भाई, 3 जगह हैं, एक तो बरौर है, एक चाक चौरासी है, एक तरखान वाला है। ठीक है भाई, यह सन 2006 में एक मिट्टी के पात्र में सहल खड़ी के 8000 मन के प्राप्त हुए थे। यहाँ बटन के आकार की मुहरें मिली थी। यह है अनूपगढ़ तहसील की विशेषता। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब हम बात करते हैं रायसिंह नगर। रायसिंह नगर की बात करते हैं भाई। देखो देखिए, ये नगर क्या है, गुरु गोविंद सिंह का पेनोरमा स्थित है। आपको पता है 10वें गुरु थे भाई, 10वें गुरु थे ये सिखों के। इनका पेनोरमा यहाँ पे स्थित है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा स्थित है। देखो देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, क्योंकि इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। देखो देखिए, बीरबल आंदोलन। ठीक है, आप सुनोगे जो रायसिंह नगर गोली कांड सुनोगे, है ना, उसके अंदर एक बीरबल था। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो बीरबल जो आंदोलन था, है ना, बीरबल व्यक्ति का नाम है भाई। ठीक है, तो ये आंदोलन क्यों किया गया था यहाँ पे, क्योंकि पानी पर जो लिया जाया जो जाने वाला जो कर था भाई अंग्रेजों द्वारा, पहले अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया जाता था, पानी के ऊपर कर लिया जाता था। ठीक है भाई, ये पंजाब हरियाणा ये राजस्थान का ऊपर वाला हिस्सा, इनसे पानी के ऊपर क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। इनसे परेशान होके इन्होंने आंदोलन किया था किसानों ने। ठीक है भाई, देखो देखिए, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं राय सिंह नगर गोली कांड, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोली कांड के नाम से जाना जाता है। देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए, जो बीरबल था, देखो राय सिंह नगर गोली कांड, गोली कांड। देखो देखिए, जो बीरबल था ये क्या था भाई, भारत का झंडा लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था। उसी टाइम पुलिस की गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है भाई, हाँ, इसलिए बीरबल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो देखिए, अब विजयनगर है, बाद में डिटेल में आगे बात करेंगे, चिंता मत करो। विजयनगर है, विजय जो नगर है इसकी तहसील है, इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, यहाँ पे डाटा पंपाराम का डेरा स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मेला भी बढ़ता है, मेला भी बोल सकते हो यहाँ पे, डाटा डाडा पंपाराम का यहाँ पे डेरा स्थित है। ठीक है, डेरा मतलब एक तरह से समाधि स्थल स्थित है। और इनकी एक और समाधि स्थल है जो पाकिस्तान में है, जो फोर्टाबाद है, जो पाकिस्तान का जो फोर्टाबाद है वहां पे भी इनकी एक क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है भाई, जो डाटा पंपाराम है इसकी 2 समाधि स्थल होगी, एक तो आगे आगे आपके सामने विजयनगर में भी स्थित है, और एक पाकिस्तान के फोर्टाबाद में भी स्थित है। देखो देखिए, जो डाटा पंपाराम है इनका जन्म हुआ था कुमाना कुमाना लोणकरण सर बीकानेर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म भी पूछा जाता है। जो बीकानेर की जो तहसील है लोणकरण सर है, इसके कुमाना गांव में हुआ था। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे, हाँ, अब रावला गढ़साना, मैंने अभी बताया था एक खंड उपखंड है, उपखंड के अंदर इन दोनों को रखा गया था, रावला गढ़साना। इसमें यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था 2006 में, 2004 से लेके 2006 में, जो रावला गढ़साल, देखो देखिए, अभी देखो आप, हाँ यही है। देखो देखिए, यहाँ पे जो रावला और गढ़साना है, यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था 2004 से लेके 2006 तक, 2006 तक। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, यहाँ से इनको जल आपूर्ति की कमी होती थी। भाई जल पूरी तरह से नहीं मिल पाता था, तो इन्होंने आंदोलन किया था
इसलिए यहाँ पे जो रावला गरसा आंदोलन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेतराम बेनीवाल। कौन? हेतराम बेनीवाल। देखो देखिए आगे। अब आगे आता है खाजूवाला तहसील। जो खाजूवाला तहसील है, देखो जो खाजूवाला तहसील है ये केवल एक ही बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक मेगा हाईवे है। क्या है? एक मेगा हाईवे स्थित है NH 911A। ठीक है, ये 31 किलोमीटर का एक मेगा हाईवे है जो खाजूवाला पुंगल से पुंगल बीकानेर तक जाता है। देखो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो देखिए यहाँ पे खाजूवाला पड़ता है, ये मेगा हाईवे यहाँ पे बीकानेर का जो पुंगल है यहाँ से खाजूवाला तक एक मेगा हाईवे है जो 31 किलोमीटर है। ठीक है, जो बीकानेर का क्या है? पुंगल है। बीकानेर के पुंगल से खाजूवाला तक एक मेगा हाईवे जाता है जिसकी लंबाई क्या है? 31 किलोमीटर है। और यह है भाई NH 911A। अब दूसरा जाता है, जब इसकी बात कर ली तो एक और है दूसरा मेगा हाईवे जिसका नाम है भाई NH 911। ये तो 911 है और एक है 911। ये कहाँ से जाता है? ये फलोदी से होते हुए, जैसलमेर से होते हुए, बीकानेर से होते हुए, अनूपगढ़ से होते हुए गंगानगर तक जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और इसकी लंबाई 184 किलोमीटर है। ठीक है भाई, बात करेंगे आगे। तो ये फलोदी से जाता है। फलोदी आपको पहले आपको बताया तहसील थी, लेकिन अभी ये जिला बन गया है। ये फलोदी से जैसलमेर मतलब 2 जिले हो गए, फिर बीकानेर 3 जिला, फिर अनूपगढ़ 4 जिला और श्री गंगानगर 5 जिलों से होकर ये मेगा हाईवे गुजरता है जो NH 911 है। देखो देखिए इधर मैंने लिखा है जो NH 911 है ये 184 किलोमीटर का है जो श्री गंगानगर से, अनूपगढ़ से, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी तक जाता है। ठीक है भाई, ये होगी आपके सामने तहसीलों की बात। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, आप ढंग से नोट कर लिए जाए। देखो देखिए, हाँ ढंग से नोट कर लिया जाए। ये आगे चले। देखो ये हमारे सामने जो 7 तहसीलें थी उनकी मुख्य विशेषता देख ली थी हमने। ठीक है भाई। हाँ, तो अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। देखो अब बात करते हैं अनूपगढ़ जिले की। भाई अनूपगढ़ जिला कब बना, कैसे बना, क्यों बना? देखो देखिए, अब भाई साहब जब बजट सुनाया जा रहा था 2022-23 का बजट। ठीक है भाई, 2023 में 22-23 का मतलब 22 और 23 का बजट 2023 में सुनाया जाएगा। हाँ, मार्च में भाई अशोक गहलोत साहब ने बजट के अंदर घोषणा की 17 मार्च 2023 को। भाई हम राजस्थान में उन 19 नए जिले बना रहे हैं। कितने जिले बना रहे हैं? नए जिले बना रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब बजट में बोल तो दिया था, अब बजट हैंड टू हैंड तो पास होगा नहीं। अब मंत्रिमंडल ने इनको मंजूरी दी, भाई जांच पड़ताल भी की होगी। हाँ, तो 4 अगस्त 2023 को, देखो इतने दिन लगे जांच पड़ताल में, 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने इसको इनको गहलोत साहब को मंजूरी दे दी, भाई बना लिया जाए। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन फिर गहलोत साहब ने 2 दिन बाद ही अधिसूचना जारी कर दी थी 6 अगस्त को। हाँ भाई, 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई, भाई ये जिले हम बना रहे हैं। ठीक है, खुलेआम। फिर क्या हुआ कि 7 अगस्त को हमने जिले बना के तैयार कर दिए, लागू भी कर दिए। ठीक है भाई, 7 तारीख से ये जिले कहलाने लग गए। ठीक है, अब देखो देखिए, अब आपको पता है 7 तारीख को ये जिले बन के तैयार हो गए। ठीक है, इसलिए इनका स्थापना दिवस, जितने भी आपके सामने 19 नए जिले बने थे, इन सभी का स्थापना दिवस आपके सामने 7 अगस्त 2023 को ही मनाया जाएगा। तो ये आपके सामने जो ये 5 पॉइंट है ये सभी के लिए कॉमन हो गए। भाई जो नए जिले बने हैं ये सभी के लिए कॉमन है। पहला है घोषणा कब की गई थी? आपके सामने 17 मार्च 2023 को। दूसरा है अधिसूचना, देखो देखिए अधिसूचना जारी कब की गई थी? मंत्रिमंडल ने। देखो देखिए घोषणा कब की गई थी अशोक गहलोत द्वारा? 17 मार्च 2023 को। ठीक है भाई,
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब की गई थी? 6 अगस्त को। अधिसूचना कब जारी की गई थी? सॉरी 4 अगस्त को। अधिसूचना जारी कब की गई थी? 6 अगस्त को। और लागू कब किया गया था जिलों को? 7 अगस्त को। ठीक है भाई। हाँ, तो ये अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 19 नए जिले बने थे, जिसमें एक अनूपगढ़ जिला हमारे सामने है, स्थित है। हाँ, अब देखो, देखिए, जब अनूपगढ़ जिला है तो उद्घाटन तो किया ही होगा किसी न किसी ने। तो ये इनका उद्घाटन गोविंद राम मेघवाल ने किया था, जो आपके आपदा प्रबंधन मंत्री है। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन मंत्री थे। ठीक है भाई। हाँ, अब किस जिले को तोड़कर बनाया गया था? मैंने बताया था अभी अभी, ये गंगानगर। गंगानगर की जो 5 तहसीलें ली गई है यहाँ से, और बीकानेर की 2 तहसीलें ली गई है। ऐसे मिला के 7 तहसीलों से ये जिला बनाया गया है। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए, अब पूछ लिया जाता आपको सामने, इसका प्रथम कलेक्टर कौन था? जिला कलेक्टर कौन था? कल्पना अग्रवाल। कौन? कल्पना अग्रवाल। देखो, देखिए, अब प्रथम पुलिस अधीक्षक की भी बात कर लेते हैं, तो वो कौन थे? राजेंद्र कुमार। कौन थे भाई? राजेंद्र कुमार। ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये बीकानेर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, संभाग के अंदर आता है, अभी बताया था भाई आपको मैंने। देखो, बीकानेर जो संभाग है आपके सामने, ये बीकानेर संभाग है, इसके अंदर अनूपगढ़ जिला आता है। देखो, अब बीकानेर संभाग के अंदर कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, अनूपगढ़ आता है, और बीकानेर आता है। ठीक है भाई। तो ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग के अंदर, इसलिए अनूपगढ़ जिला कहाँ पे आ पड़ता है? बीकानेर संभाग के अंदर। ठीक है भाई। हाँ, अब मैंने इसकी सीमा की भी बात कर ली पहले ही। भाई, इसकी सीमा 2 जिलों से लगती है, एक तो श्री गंगानगर से, और ये बीकानेर से, क्योंकि इन्हीं से ही तो लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, जो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से। ठीक है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है इसकी कोई दूसरे राज्य से, जैसे गुजरात हुआ, हाँ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इनसे नहीं लगती। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, देखिए, अब देखो, अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? चुंदेर। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, यहाँ पे भारतीय शासकों का क्या था? शासन काल था पहले। ठीक है भाई। तो इसलिए पहले इनका नाम था चुंदेर। अब आपको पता है, मैंने बताया था, जो बीकानेर का जो राजपूत जो शासक था, जिसका नाम था अनूप सिंह। ठीक है। हाँ, जब इनका कार्यकाल आता है, तो जो चुनेर दुर्ग था, है ना, जो चुनेर दुर्ग था, ये पुराना हो गया था, इसको मिटा के नया दुर्ग बनाया था, जिसका नाम था अनूपगढ़ दुर्ग। क्या नाम था? अनूपगढ़ दुर्ग। कब बनाया था? आपके सामने देख सकते हो, 1678 ईस्वी में। ठीक है। हाँ, इसलिए पूछा जाता है अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है, क्योंकि चुनेर चुनेर जो दुर्ग था वो तो खंडर हो गया था, नष्ट हो गया था, है? ठीक है। अब तो क्या है? अनूपगढ़ है आपके सामने। हाँ, तो जो पहले जो दुर्ग था वो चुंदेर दुर्ग था, अब ये खंडर हो गया, तो इसी इसी जगह अनूपगढ़ दुर्ग बना दिया था, और उसका नाम, चुंदेर का नाम बदल के अनूपगढ़ रख दिया गया था, क्योंकि राजा अनूप सिंह ने बनवाया था 1678 ईस्वी में। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं भाई। अब इसकी आकृति बैठे हुए शेर के समान है। देखो, देखिए, इसकी जी आकृति की बात कर लेते हैं हम। आप देख सकते हो, ये आपके सामने ये जो शेर है, बैठा हुआ शेर है, ये शेर का मुंह हो गया भाई, ये शेर के पैर हो गए, ये पीछे का हिस्सा हो गया। ठीक है भाई। तो ये बैठे हुए शेर के समान है, तो इसकी आकृति किसके समान है भाई? बैठे हुए शेर के समान है। अब आपसे पूछ लिया जाता है, भाई, इसका नक्शा और किसी और से भी मिलता है क्या? भाई, मिलता है। देखो, देखिए, कैसे? अब पाकिस्तान का मैप देखोगे ना भाई, इसकी आकृति तो बैठे हुए शेर के समान है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो मैप है, उसका जो मैप है, उसकी आकृति आपके सामने बैठे हुए कुत्ते के समान है। बैठे हुए कुत्ते के समान। देखो, कुत्ता तो नहीं लग रहा, लेकिन देख लेना आप आपके हिसाब से। ठीक है भाई। हाँ, जो पाकिस्तान का जो मैप है, उसकी आकृति आपके सामने खड़े हुए कुत्ते के समान, सॉरी, खड़े हुए कुत्ते के समान है।
और हमारे अनूपगढ़ की आकृति क्या कैसी है, बैठे हुए शेर के समान है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का मैप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसलिए अनूपगढ़ जो जिला है इसका मैप किससे मिलता जुलता है, पाकिस्तान से। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक पास स्थित जिला मुख्यालय है, जो रेड क्लिप रेखा है उसके रेखा के पास सर्वाधिक पास स्थित, देखो देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आपको पता है ये रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा है यहाँ से, यहाँ तक है, ये रेड क्लिप रेखा है, पाक बॉर्डर है। अब जो जिला मुख्यालय है अनूपगढ़ का, जो अनूपगढ़ का जिला में मुख्यालय है, अब आपको बताइए अनूपगढ़ जिला बन गया तो यहाँ पे जिला मुख्यालय तो होगा भाई। ठीक है भाई, कलेक्टर वलेक्टर बैठेंगे भाई यहाँ पे। अब देख, जैसे मान लेते हैं जैसलमेर का भी है इधर, बीकानेर का भी है, गंगानगर का भी है, लेकिन जो सबसे पास में जो जिला मुख्यालय स्थित है, पूछा जाता है भाई जो बॉर्डर लाइन के सबके पास, बॉर्डर लाइन कौन सी होगी, रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा के सबसे पास स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, अनूपगढ़ जिला मुख्यालय। ठीक है, जो मैज केवल 19 किलोमीटर दूर से, कितना, 19 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है भाई, बॉर्डर से, ऐसे लिख लेते हैं हम तो, एक सेकंड, केवल मेज 19 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है भाई, रेड से केवल ये 19 किलोमीटर दूर अनूपगढ़ जिला मुख्यालय स्थित है। ठीक है भाई, है ये, जो अनूपगढ़ जिला मुख्यालय है ये जो घगर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, घगर नदी। देखो देखिए, जब घगर नदी की बात आ गई तो घगर नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है ये घगर नदी। ठीक है भाई, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है भाई, हाँ भाई, देखो देखिए आगे चले भाई, देखो, हाँ, अब जब घगर नदी की बात कर रहे हैं तो ये देखो देखिए, पहले तो आप देखो ये जो घगर नदी है ये राजस्थान के, एक सेकंड रुकोगे, जो घगर नदी है जो राजस्थान के 3 जिलों में प्रभावित होती है, बहती है, जिसमें श्री गंगानगर हो गया। अभी मैं बताऊंगा आपको, कहाँ जा रहा है भाई तू, ठहर जाओ, देखो देखिए, अब ठहर जाएगा ये, जो ये घगर नदी है जो ये राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, केवल 3 जिलों में, एक तो श्री गंगानगर, एक हनुमानगढ़ और एक अनूपगढ़। ठीक है भाई, देखो देखिए, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये इसकी खासियत होगी भाई, जिसकी लंबाई कितनी है भाई, 464 किलोमीटर, पूरी लंबाई इसकी, घगर नदी की पूरी लंबाई कितनी है, 464 किमी है। ठीक है भाई, इसका उपनाम देखो, इस घगर नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी। ठीक है भाई, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है, मर्त नदी भी कहा जाता है। हाँ, मर्त नदी क्यों कहा जाता है भाई, यहाँ पे आपको पता है जो गंगानगर और बीकानेर हनुमानगढ़ है, आपको पता है यहाँ पे ये बिल्कुल सूखा एरिया है था। ठीक है भाई, हाँ, तो इस नदी की वजह से इनमें यहाँ पे जीवन में खुशहाली आई, हरियाली आई, इसलिए इसको मरे हुए लोगों को इसने जिंदा किया है, ऐसे समझो आप। इसलिए मर्त नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है, सरोता नदी भी कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इसको देखो, पाकिस्तान तक भी जाती है, इसको हरका नदी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, हकरा नदी भी कहा जाता है पाकिस्तान में इसको। देखो देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की, जो देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो आप, जो इसकी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश है, इसकी जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं यहाँ से ये निकलती हैं। ठीक है भाई, हाँ, यहाँ से होती हुई ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, यहाँ से होती हुई ये
अनूपगढ़ से होती हुई ये पाकिस्तान के फोर्टाबाज तक जाती है। ठीक है, फोर्टाबाज तक जाती है ये शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ इस जो हिमाचल प्रदेश है, एचपी, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियाँ से निकलती है। हाँ, जो हनुमानगढ़ से होते हुए श्री गंगानगर में भी जाती है, फिर ये अनूपगढ़ में जाती है, फिर ये फोर्टाबास में चली जाती है। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए, अब बात करते हैं मुख्य बात यहाँ पे। इसमें इस जो घगर नदी है इसके ऊपर 3-4 शहर बसे हुए हैं। देखो, आपको पता है ये हनुमानगढ़ जिला है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे यह हनुमानगढ़ तहसील भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हनुमानगढ़ बसा हुआ है, हनुमानगढ़। ठीक है, तो इस घगर नदी के उत्तर की ओर बसा हुआ है। और यहाँ पे आता है एक पिलीबंगा, एक शहर कौन सा आता है, पिलीबंगा। अगर पिलीबंगा आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये घगर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आता है सूरतगढ़, यहाँ पे आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो शहर है ये भी घगर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आता है आपके सामने अनूपगढ़, यहाँ पे अनूपगढ़ आता है, ये भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन आपने देखा है ये दो शहर तो घग्गर नदी के उत्तर की ओर बसे हुए हैं और दो शहर घग्गर नदी के दक्षिण की ओर, मतलब नीचे की ओर बसे हुए हैं। ठीक है, दक्षिण साइड में बसे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आया, घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, जो हनुमानगढ़ से होते हुए, श्री गंगानगर से होते हुए, अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान के फोर्डाबाद तक जाती है। देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए आगे, ये इसका संगम देखो, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब दूसरे देश में जाती है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय नदी है जो पाकिस्तान के फोर्टाबाज तक जाती है। घग्गर नदी योध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। देखो, योध्य प्रदेश क्या होता है, जो वीर योद्ध, वीर भूमि है, तो आपके सामने वीर भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है, उसको क्या बोलते हैं, हमें योध्य प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, योद्धाओं की भूमि। ठीक है, हाँ, देखो, इसमें आता है भाई योध्य प्रदेश, कौन से आते हैं भाई, 3 आते हैं। इसमें 3 जो जिले हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है, और बीकानेर। देखो देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए, तो ये जो योध्य प्रदेश है, जो आपके सामने जो श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है और एक हनुमानगढ़ है, इन जिलों को योध्य प्रदेश के अंदर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे योद्धाओं का जन्म हुआ था। ठीक है भाई, बड़े बड़े योद्धाओं का जन्म हुआ था, इसलिए ये योध्य प्रदेश है। हाँ, तो इस योध्य प्रदेश की ये मुख्य नदी है। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इस घगर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के अंदर भी। देखो, जो आपके सामने जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद है, उसके अंदर भी घगर नदी का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लिया जाता है घगर नदी का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है भाई, घगर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। भाई, राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली केवल एकमात्र नदी है ये। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिशा, उत्तर दिशा से कोई प्रवेश नहीं कर सकती। देखो, ऊपर की ओर, ऊपर से और प्रवेश करती है ना। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव, आपको पता है यहाँ पे जो अब राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कौन से गांव से प्रवेश करती है, यहाँ पे पड़ता है तलवाड़ा। तलवाड़ा जो टीबी तहसील में, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको आगे होगा बात समझ में घगर नदी के बारे में। तो भाई चले आगे अब। हाँ, देखो देखिए, आगे चलते हैं अब योध्य प्रदेश मैंने बताया था योद्धाओं की भूमि है। इसमें 3 जिले आते हैं आपके सामने, एक तो गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है, अब देखो देखिए,
बुड्ढा जोहड़ झील, देखो देखिए बुड्ढा जोहड़ झील, आपको मैंने अभी बताया भाई, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, भाई बुड्ढा जोहड़ क्या बताया था, गुरुद्वारा बताया था। गुरुद्वारों को देखो देखिए, अब देखो बुड्ढा जोड़ झील है, वो ये गुरुद्वारा के अंदर ही आती है भाई। देखो देखिए इस झील को जलापूर्ति, इस झील को जलापूर्ति कहाँ से मिलती है, गंग नहर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, गंग नहर से मिलती है। देखो देखिए, अब देखो ये गंग नहर है, बहुत बड़ी नहर है भाई, ठीक है भाई, क्योंकि ये जो आपके सामने श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, हनुमानगढ़ है, इसी के बलबूते ये जिंदे है भाई, ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए इस नहर, जो गंग नहर को पहले समझ लेते हैं यहाँ से, भाई जो गंग नहर है, गंग नहर परियोजना है, ठीक है, ये परियोजना आपकी प्राचीन परियोजना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले की परियोजना है। देखो देखिए, हाँ इससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, गंगानगर और अनूपगढ़, ये दो जिले हैं जो इनसे क्या लेते हैं, इस नहर से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। देखो देखिए आगे इसका शिलान्यास, देखो देखिए इसका शिलान्यास कब हुआ था, 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। देखो देखिए क्या हुआ था, आपको पता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है, आपको पता है गंगानगर का नाम भी महाराजा गंगा सिंह के नाम पे पड़ा था। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या आने लगी थी, ठीक है, हाँ, तो उस समस्या को दूर करने के लिए गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण किया गया था। यह निर्माण 1921 से चला था, 1927 को कंप्लीट हुआ था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था ऐसे मान लो, आमदनी खत्म हो गई थी इसलिए रुकना ही पड़ा था काम, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन तो कर लिया था भाई, जैसे जैसे तैसी भी बनी। तो 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। आगे होगी बात में आपको, ठीक है। ये राजस्थान की प्राचीनतम नहर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है तो प्राचीनतम नहर है, ठीक है भाई। हाँ, जो ये महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है, जो महाराजा गंगा सिंह है इसको हम है ना आधुनिक, आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक। हाँ भाई इन नहरों का निर्माण किया गया था, इस कारण इनको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, भाग्य खोल दिया था भाई आधुनिक भारत का, ठीक है। देखो नहरों का निर्माण स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है भाई। अब पहले कहाँ नहरें हुआ करती थी, नहर परियोजना इसी ने लाई थी यहाँ पे। देखो देखिए सतलज नदी से निकाली गई है, अब इस नहर को खोद दिया गया है, एक नाले के रूप में इसको खोद दिया गया है, तो पानी तो लेके आना पड़ेगा, तो ये सतलज नदी से इसको जोड़ा गया था, तो ये सतलज नदी से पानी लेके आती थी ये नहर, ठीक है। हाँ ये हुसैन वाला पंजाब से शिवपुरी हेड गंगानगर तक थी ये नहर। पहले देखो जब गंगा सिंह के समय ये नहर, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हुसैन वाला जो पंजाब है, हुसैन वाला जो पंजाब है, यहाँ से ये नहर, यहाँ से ये नहर यहाँ तक आई थी, ठीक है। हाँ ये हुसैन वाला पंजाब से यहाँ पे हो गया आपके सामने हुसैन वाला, हुसैन वाला पंजाब से, तो ये पाक बॉर्डर के पास पास में आएगी, ठीक है। ये हुसैन वाला पंजाब से शिवपुरी हेड तक ये नहर है, ठीक है भाई। हाँ इसकी कुल लंबाई 129 किमी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 129 किमी है, लेकिन ये राजस्थान में कम ही है, लेकिन पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है 112 किमी, लेकिन ये राजस्थान में मेज 17 किमी लंबाई है भाई, इसकी लंबाई कितनी है भाई, 17 किमी लंबाई है, ठीक है, किलोमीटर। हाँ ये खक्का ग्राम गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती, भाई राजस्थान में तो प्रवेश करती है, तो यहाँ पे राजस्थान का कौन सा ग्राम पड़ता है, का ग्राम, ठीक है।
यहाँ पे राजस्थान का खक्का ग्राम पड़ता है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ठीक है भाई, आपके सामने इसकी 4 शाखाएं भाई, इसी इसी नहर की तरह है, और भी शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी 4 शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? एक तो लक्ष्मणगढ़ में स्थित है, एक समाजा में स्थित है, एक करणपुर में है, एक लोणकरणसर में है। आपको पता है ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लोणकरणसर बीकानेर में। ठीक है भाई, यहाँ पे इसकी 4 शाखाएं हैं, स्थित हैं। ठीक है, अब देखो देखिए, चलिए आगे, नोट कर लिया जाए भाई, फिर आगे चलते हैं आगे पास में। देखो देखिए, अब देखो, गंग नहर लिंक नहर, गंग नहर लिंक नहर, देखो देखिए, अब इसका निर्माण आपको पता है 1984 में। क्यों? देखो देखिए, आपको पता है, मैंने अभी भी बताया था, गंगा सिंह के पास भाई आमदनी खत्म हो गई थी भाई, जितना हो सका उन्होंने नहर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में उसका पुनः निर्माण करवाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान सरकार द्वारा 1984 में। ठीक है भाई, अब जब आपको पता है, जब गंग नहर की मरम्मत की गई थी, अब आपको पता है उस पानी का क्या किया जाए। वो आपको पता है, गंग नहर में तो पानी चलता था, तो उसके निर्माण के लिए, उसकी गंग नहर की नहर मरम्मत की गई थी। उसके लिए बगल में एक दूसरी नहर खोद दी गई थी, जिसका नाम है गंग नहर लिंक नहर। आगे बात में लिंक नहर से, जिसको 1984 में खोदा गया था। आप ऐसे भी बोल सकते हो, उस टाइम इसका गंग जो नहर है, इसका पुनः निर्माण किया गया था। ठीक है, हाँ, अब के दौरान गंगानगर के किसानों को पानी की जलापूर्ति हेतु इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 80 किमी थी। ठीक है भाई, 80 किलोमीटर तक यह नहर खोदी गई थी। अब गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा में, देखो इसको कहाँ से कहाँ तक, अब आपको पता है, जो गंग नहर है को लोहागढ़ हरियाणा से, कहाँ से खोदा गया था? गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा से आईजीएनपी से लिंक किया गया था। देखो देखिए, इसको कहाँ से, जो गंग नहर को लोहागढ़ हरियाणा से, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में यह है साधु वाली हेड गंगानगर से भी जोड़ दिया गया था। आगे बात सुन में, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपको पता है इस गंग नहर का निर्माण, जो ये जो आपके सामने अभी तो ये हमने पढ़ा था, देखो, जो गंग नहर नहर थी, गंग नहर जो नहर थी, ये कहाँ से आती थी? हुसैन वाला पंजाब से शिवपुरी हेड तक आती थी। कहाँ तक आती थी? शिवपुरी हेड तक। यहाँ तक के किसानों को ये जलापूर्ति करती थी। जब ये जो नई नहर बनाई गई थी, जो ये गंग नहर लिंग नहर बनाई गई थी, इसको हरियाणा से लिया गया था। ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो मरम्मत की जरूरत नहीं थी, बाद में आपके सामने हरियाणा आया था। हरियाणा से इसको इंदिरा गांधी नहर से जोड़ दिया गया था। वहां से फिर इसको, आपको पता है, गंगानगर के शिवपुरी हेड तक पानी चाहिए था, लेकिन वहां तक नहीं, इसको साधु वाला हेड तक जोड़ दिया गया था। ठीक है, गंगानगर के साधु वाला हेड तक इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे, हाँ, गंगानगर से, अब आपको पता है, अब महाराजा गंगा सिंह तो भाई साहब 1921 में आए थे, पहले नहीं आए थे, बहुत मेहरबानी हो जाती थी। अब ये तो, अब उससे पहले आपको पता है ब्रिटिश कालीन साम्राज्य था, इनका काल था, ब्रिटिश काल था। उससे पहले आपने कभी दिमाग लगाया क्या भाई? पहले गंग नहर तो भाई 1921 में हुई थी, उससे पहले सिंचाई कहाँ से होती थी? कौन से नहर से होती थी? वो किस नहर से होती थी? सरहिंद नहर से होती थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो गंगानगर में है, वहां पे सिंचाई सरहिंद नहर से होती थी। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब आपको पता है, जब इंदिरा गांधी का नाम आ गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यह आपके सामने 16 जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, 16 जिलों में बहती है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, अब आपको पता है ये अभी अभी आया था,
भाई अनूपगढ़ की बात करें उसके अंदर आया था, तो इसका मतलब है ये अनूपगढ़ के अंदर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहती है। ये ध्यान रखना है, जो अनूपगढ़ हमारा प्यारा से एक अनूपगढ़ है, इसके अंदर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलती है भाई। ठीक है भाई, तभी तो मैंने अभी भी बताया था, जो रावला किसान, देखो यहाँ पे जो रावला गड़सा किसान आंदोलन हुआ था, यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ था, तो इंदिरा गांधी नहर की जलापूर्ति को लेकर ही तो हुआ था। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे नहर आती थी। ठीक है भाई, आती है 2006 और 4 में। देखो देखिए आगे चलते हैं हम। हाँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर वर्तमान में 16 जिलों में प्रवाहित तो होती है, जिसमें अनूपगढ़ भी शामिल है। ये 16 जिलों की याद रखने की जरूरत नहीं है, अब तो केवल ये ध्यान रखो अनूपगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो देखिए कवर सेन लिफ्ट नहर, देखो ये कवर सेन लिफ्ट नहर है, इसको पहले हमने पढ़ा था आपके सामने लोण कर सर, लोण करण सर, ये बीकानेर में पड़ता है। लोण करणसर नहर के भी नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, हाँ, अब देखो देखिए कवर सेन लिफ्ट नहर है, इसमें 3 जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर, गंगानगर बीकानेर और अनूपगढ़, 3 जिले इसमें। ये जो नहर है कवर सेन लिफ्ट नहर है, ये 3 जिलों में बहती है, एक तो गंगानगर, एक अनूपगढ़ और एक बीकानेर में। ठीक है भाई, यह सबसे लंबी लिफ्ट है। ठीक है भाई, लिफ्ट नहर है, लिफ्ट का मतलब समझ गए आप, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। ठीक है भाई, हाँ, ये इसलिए इसको लिफ्ट नहर कहते हैं, कवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी का लिफ्टिंग करती थी अनूपगढ़ से लेके बीकानेर तक। ठीक है भाई, इसलिए ये बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। आगे होगी बात समझ में। इस ये प्राचीनतम लिफ्ट नहर है। ठीक है, ये प्राचीन काल की समय की लिफ्ट नहर है। इसका प्राचीन नाम देखो अभी आ गया, ये लोण करणसर लिफ्ट नहर के भी नाम से जानी जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल में ये लोण करणसर नहर से भी जानी जाती थी। इसकी जो अनूपगढ़ शाखा है, यह आईजीएन की सबसे बड़ी लंबी शाखा है। मतलब जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है, इसकी सबसे लंबी शाखा कहाँ पे है? अनूपगढ़ जिले में। सबसे ज्यादा ये अनूपगढ़ जिले में बहती है, ऐसे ध्यान रखो आप। ठीक है भाई, हाँ, लंबाई इसकी सबसे ज्यादा अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जेतसर कृषि फार्म आया था, आपको मैंने बताया था। हाँ भाई, अनूपगढ़ जो तहसील है उसके अंदर मैंने बताया था जेतसर कृषि फार्म, जो आपके सामने 12,140 हेक्टेयर में फैला है। का क्षेत्रफल कितना है? 12,140 हेक्टेयर। देखो देखिए क्या हुआ था भाई, ये है 1964 में जो कनाडा के सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक है भाई, राजस्थान सरकार का भी सहयोग था इसमें, और कनाडा कनाडा का भी क्या था? सहयोग था। ठीक है भाई, हाँ, दोनों ने मिलके जेतसर कृषि फार्म बनाया था। ये यांत्रिक कृषि फार्म है। देखो देखिए ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। ठीक है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। अब अब आपने सोच तो लिया ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है, भारत का भी बोल सकते हो ये। ठीक है भाई, हाँ, भारत का भी होगा ये। राजस्थान का या भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र है। अब देखो देखिए, जब आपके सामने ये दूसरा शब्द आया तो आपने ये भी सोचा होगा पहला कौन था। ठीक है भाई, तो पहला की बात कर लेते हैं। ये भी देखो राजस्थान में ही है। देखो भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र है, हाँ, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, लेकिन देखो देखिए भारत का पहला, देखो ये भारत का बोले चाहे राजस्थान का बोले, राजस्थान का भी दूसरा बड़ा कृषि फार्म यंत्र है, भारत का भी दूसरा बड़ा कृषि फार्म यंत्र है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम सब
प्रथम सबसे, है ना, पहला सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र, ठीक है। तो ये सूरतगढ़ में, ये भी राजस्थान में स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र है वो सूरतगढ़ में, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसका शिलान्यास कब हुआ था? 15 अगस्त 1956 को हुआ था, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, लेकिन ये सोवियत संघ, रूस के सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये देखो, देखिए, ये देखो भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र है, राजस्थान का भी है ये सूरतगढ़, लेकिन ये एशिया का भी है। अब जाहिर सी बात है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म यंत्र ये सूरतगढ़ है, इसका मतलब ये भारत का भी सबसे बड़ा हुआ, राजस्थान का भी सबसे बड़ा हुआ। अब बात करें, राजस्थान का ये दूसरा है, इसका मतलब ये भारत का भी दूसरा है, वो जरूरी नहीं एशिया का दूसरा है, ठीक है भाई। तो अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है भाई 12,000। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इस 4 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, तो ये 410 हो जाएगा हेक्टेयर। का कितना है इसका क्षेत्रफल? 12,410 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब घड़साना है, देखो घड़साना तहसील आई थी, उसके अंदर एक ही खासियत है, यहाँ पे दूध के लिए मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है, ठीक है भाई। दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है, दूध को गर्म करके, है ना, ठीक है भाई, मेंटेन करना, उसका एक प्लांट स्थित है, मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है यहाँ पे, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना आपको। अब देखो, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब आपको पता है, एक तो NH11 है, ये अनूपगढ़ जिले से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 184। देखो, ये NH 911 बाप फलोदी से श्री गंगानगर तक जाता है, ये 5 जिलों से जाता है। NH 911 की बात कर रहे हैं भाई, NH 911 की बात कर रहे हैं, शायद बात कर चुके हम पहले भी। देखो ये रहा, हाँ, ये कहाँ, देखो ये रहा बाप, तो बाप से जाता है, बाप कहाँ पड़ता है भाई? फलोदी से। ये फलोदी से होते हुए जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर, बीकानेर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से श्री गंगानगर, ऐसे करते हुए ये 5 जिलों में जाता है, जिसका नाम क्या है? NH 911, ठीक है भाई। हाँ, इसकी लंबाई आपको बता दी गई है, 100 कितना है? 84, 84 किमी। और एक है NH 911A, इसकी लंबाई कितनी है? 31 किलोमीटर, जो पहले पढ़ ली थी, जो ये बीकानेर के पुंगल से खाजूवाला तक जाता है, ठीक है भाई। आगे बात में, ये 2 ही राजमार्ग आपको पढ़ने हैं जो अनूपगढ़ जिले से होकर जाते हैं, ठीक है भाई। चले आगे अब भाई, चले आगे, देखो आगे। हाँ, एक सेकंड, देखो देखिए, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। NH 911 है, ये अनूपगढ़ जिले से गुजरता है, इसकी कुल लंबाई 184 है। ये बाप फलोदी से गंगानगर तक जाता है। इसमें ये पांच जिलों से होकर गुजरता है, पहले फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर अनूपगढ़ और फिर श्री गंगानगर, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए आगे, देखो देखिए, अब मैंने आपको बताया था डाटा पंपाराम का मेला। अब आपको मैंने पहले बता दिया था डा देखो देखिए, डाडा पंपाराम का जो डेरा है उसके बारे में बताया था, वहाँ पे मेला बढ़ता है, ठीक है। हाँ, जो श्री विजयनगर जो तहसील है वहाँ पे बढ़ता है। ये प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की, है ना, फाल्गुन माह में, जिसको आप फागुन माह भी बोलते हो, 7 दिवसीय, 7 दिन का ये मेला बढ़ता है, ठीक है भाई। हाँ, जो आपके सामने है ये डाडा पंपराम जी है आपके सामने, इनका ये मेला बढ़ता है। देखो देखिए आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट है आप सबसे ज़्यादा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, ठीक है। देखो देखिए, ये जो गुरुद्वारा है आपके सामने, ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, ये डाबला गांव है, जो रायसिंह है, जो रायसिंह नगर तहसील है, जो जो आपके सामने जो तहसील है, रायसिंह नगर तहसील है,
इसका जो डाबला गांव है, मैंने आपको बताया था जो तहसील है आपके सामने, के सामने ये जो रायसी नगर तहसील है, ये तहसील, यहाँ पे बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए आगे, इसी तहसील की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक डाबला गांव है, डाबला गांव में रायसिंह नगर तहसील है, उसके अंदर बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा स्थित है। देखो देखिए, हाँ, इसका निर्माण किसने करवाया था? संत बाबा फतेह सिंह। भाई ये सिख धर्म के बहुत ही बड़े अनुयायी थे। ठीक है भाई। हाँ, इन्होंने 1953 से लेके 1954 में, 1953 से लेके 1954 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई। हाँ, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, इस गुरुद्वारे को राजस्थान का, इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिख, जो सिख धर्म के जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा गुरुद्वारा यही है, इसलिए यह है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है, यह राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। देखो देखिए आगे लिखा हुआ है, गुरुद्वारों सिखों का यह परम धार्मिक स्थल है। ठीक है भाई। यह मेला श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? यहाँ पे श्रावण अमावस्या को मेला बढ़ता है। जैसे मैं आपकी इसकी बात करने जाऊं, देखो ये ऐतिहासिक है। क्यों है? देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टोरी। पर देखो आप स्टोरी देखो देखिए, पहले तो है 1699 में। देखो इसकी कहानी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। ठीक है भाई। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है जो राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, आपको पता है। अब आपको पता है 1699 में, देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 1699 में, हाँ भाई, 1699 में खालसा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। देखो यहाँ से दुर्गति चलती है, यहाँ से खालसा के जन्म के बाद। देखो देखिए, जब यहाँ से खालसा का जन्म हुआ था तो जो पंजाब है, आपको पता है सिख ज्यादातर पंजाब में रहते थे, उसकी जो पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें क्या आ गया था? बदलाव आ गया था। ठीक है, भूचाल आ गया था। ठीक है भाई। देखो देखिए कैसे आया था। अब सिखों ने मुगल सरकार, अब आपको पता है बाद में क्या हुआ था, सिखों ने मुगल सरकार की धार्मिक नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको पता है जब मुगल आ गए थे तो उन्होंने अलग अलग धार्मिक नीतियां अपनाने लगे थे। ठीक है, लागू करने लगे थे सिखों के ऊपर। भाई आप ये धर्म ग्रहण करो, आप ये धर्म ग्रहण करो। ठीक है, तो उन्हें जो धार्मिक नीतियां थी उनका विरोध करने लगे थे सिख लोग। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसे मान लो अभी तक कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। अब देखो देखिए, अब बिगड़ती है बात यहाँ से, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में। कब होती है औरंगजेब की मृत्यु? 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में होती है। ठीक है, आपको तो ये ध्यान रखना है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल शासक था औरंगजेब, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में भाई साहब पंजाब के अंदर मुगल और सिखों के बीच अराजकता पैदा हो जाती है। भाई पहले तो औरंगजेब साहब ने तो इनको कंट्रोल कर रखा था, लेकिन बाद में क्या है, जो अराजकता है ये ज्यादातर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ये तनाव है, जो खिंचातानी तनाव है, ये ज्यादा बढ़ने लग जाता है जो मुगलों और सिखों के बीच में। अब देखो देखिए बाद में क्या हुआ था कि, हाँ, अब जब ये तनाव बढ़ने लग गया था, इस तनाव को देखते हुए 1740 में, 1740 में रायसिंह नहर में, रायसिंह नगर में बुड्ढा सिंह ने डेरा लगाया था। ठीक है भाई, बुड्ढा सिंह ने यहाँ पे क्या लगाया था? डेरा लगाया था ठहराव के लिए। ठीक है, हाँ, रायसिंह नगर में, जहाँ पे आज गुरुद्वारा स्थित है। देखो देखिए, अब देखो देखिए हुआ क्या कि, अब जो आपको पता है, हाँ, अब आपको पता है मुगलों का शासक काल चल रहा था उस टाइम। देखो देखिए आपके सामने जकारिया खान बहादुर,
ये कौन थे? 1726 से लेके 1745 तक ये लाहौर के क्या थे? गवर्नर गवर्नर थे। किसके गवर्नर थे? ये लाहौर के, लाहौर, ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ के क्या थे? ये गवर्नर थे। ठीक है भाई, 1726 से लेके 1745 तक ये गवर्नर रहे। अब इन्होंने क्या किया कि इनके कहने पर भाई लकारिया खान बहादुर ने हुक्म दिया भाई 1740 में, जब इन्होंने डेरा डाला था ना, तब इन्होंने हुक्म दिया था। किसको हुक्म दिया था? मस्सा रागड़ा को। देखो देखो 1740 में मस्सा रांगड़ को क्या दिया था? हुक्म दिया था भाई ये सिख लोग हैं, इनको परेशान किया जाए, इनकी धार्मिक आस्था को है ना तोड़ा जाए। ठीक है भाई, हाँ, इनको धर्म का पालन करने से रोका जाए। ये आपको पता है अमृतसर जा रहे थे, है ना, उनको अमृतसर जाने से रोका जाए। ठीक है, तो इन्होंने जो जाकिर खान बहादुर था उसने मस्सा रागड़ को हुक्म दिया भाई मंडियाला के, देखो ये है मंडियाला के चौधरी थे। किसके चौधरी थे भाई? मंडियाला के चौधरी। भाई ये चौधरी साहब थे, आपको पता है, हाँ, मंडियाला के ये चौधरी थे। इन्होंने क्या किया कि फिर भाई उन्होंने हुक्म तो दे दिया भाई सिखों को परेशान करो भाई, ठीक है, चैन से ना बैठने दो। तो ये जो मंडियाला के जो चौधरी थे मस्सा रांगड़ ने, इन्होंने क्या किया कि जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा था, जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा था भाई, जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा था, उस पे कब्जा कर लिया था। उस पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे आपके पंजाब के ज्यादातर सिख वहां पे जाते थे धार्मिक, ठीक है, हाँ, धार्मिक आस्था लेकर वहां पे जाते थे। तो अब आपको पता है, अब ज़्यादातर पंजाब भाई सिख धर्म के अनुयायी है, ज़्यादातर वहाँ पे अमृतसर में जाते थे। तो अब आपको पता है सिखों को परेशान करना है, तो उन्होंने गुरुद्वारे के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है भाई, सीधे गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा कर लिया ताकि उनकी धार्मिक आस्था को तोड़ा जाए। अब देखो देखिए, अब वहाँ पे उस गुरुद्वारे के अंदर कब्जा तो कर लिया। अब ठहरे चौधरी साहब, अब ले लिया वहाँ पे हुक्का, ले लिया, हुक्का पी रहे थे आराम से, नचनिया नचा रहे थे, डांस देख रहे थे। ठीक है भाई, ऐसे ऊट पटांग काम करने लगे भाई गुरुद्वारे के अंदर। ठीक है भाई, अब देखो देखिए बात आती है यहाँ से। अब आपको पता है बुड्ढा जोहर ने 1740 में डेरा तो डाल लिया था। देखो 1740 में राय सिंह नगर में बुड्ढा सिंह ने डेरा तो लगा लिया था। ठीक है भाई, हाँ, डेरा का मतलब ठहरने की जगह लगा ली थी वहां पे। हाँ, लेकिन अब देखो देखिए, अब देखो देखिए, जब बुड्ढा सिंह को जब पता चला भाई जो है मस्सा रागड़ ने हर मंदिर पर कब्जा कर लिया है, गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है, वहां पे ऊट पटांग काम कर रहा है, तो इन्होंने बुड्ढा सिंह के कहने पर सुक्का सिंह, नाम याद रखना भाई, सुक्का सिंह, सुक्का सिंह, एक तो सुक्का सिंह और एक मेहताब सिंह, सुक्का सिंह और मेहताब सिंह ने आपके सामने 11 अगस्त 1740 को, अब आपको पता है ये तो सिख थे, तो अब आपको पता है सिख के रूप में तो आप उसके सामने जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते ना। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म, मुस्लिम का वेश धारण किया भाई। 11 अगस्त को 1740 को मुसलमानों का वेश धारण किया और अपने कंधों पे बोरियां लेकर लाद के गुरुद्वारे के अंदर चले गए। ठीक है भाई, कहाँ पे? हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर चले गए। ठीक है भाई, हाँ, बोरियां लेकर श्रवण मंदिर, इसको पहले श्रवण मंदिर के अंदर चले गए। उन्होंने बोरियों को बिस्तर के नीचे रख दिया, जो बिस्तर था उसके नीचे रख दिया। अब देखो देखिए, और हम और नीचे रख दिया और कहा, किससे कहा? इससे जो ये कब्जा करके बैठा है ना, इससे कहा था, मस्सा रागड़ को कहा था, हम राजस्व देने आए हैं, हम कर देने आए हैं आपको, ठीक है, टैक्स देने आए हैं हम आपको। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही देखो राजस्व देने आए हैं हम आपको, जब मस्सा रंगर ने बोरियों को छूने के लिए झुका, तो भाई मस्सा रंगर था, उसने छूने के लिए उस बोरियों को देखा, इस भाई इस बोरियों में है क्या। जैसे ही छूने के लिए देखा था, जो आपके सामने मेहताब साहब हैं, उन्होंने तलवार से गर्दन काट के
उनकी गर्दन को बोरी के अंदर डाल के तुरंत प्रभाव से उसको लेके वहां से चले गए, उस गर्दन को बोरियों में डाल के। देखो आगे देखो आप। हाँ, जब मसा रंगर बोरियों को छूने के लिए झुके तो मेहताब सिंह ने, किसने, मेहताब सिंह ने उनका सिर काट कर बोरी में डाल दिया था, उनका सिर काट कर बोरी में डाल दिया था। मुगल सैनिकों को ये बात समझ में आती तब तक तो भाई साहब फरार, ठीक तो मेहताब सिंह साहब तो फरार हो गए भाई, सिख है पंजाबी है, ठीक है भाई। तब तक उनको भाई मुगल सैनिकों को कुछ समझ में आता उससे पहले वो तो भाग निकले। जब वो गांव में पूछे तो लोगों को बहुत आश्चर्यचकित हुए, भाई ये तो मिशन में सक्सेसफुल हो गए आ गए भाई। अब देखो देखिए, अब उन्होंने बुड्ढा जोहड़ के स्थान पर मस्सा रागड़ का सिर एक पेड़ पर लटका दिया था। देखो देखिए, हाँ, उसे सिर को लेके जो बुड्ढा जोहड़ का जो स्थान था, जो डेरा था, वहां पे क्या कर दिया, उस सिर को लटका दिया था। अब अगर आप प्रेजेंट टाइम में जाते हो तो आप देख सकते हो, देख सकते हो आपके सामने ये मेहताब साहब हैं, इनके देख लो ये सिर यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, देख रहे हो आप लोग। हाँ, तो ये गुरुद्वारे की खासियत है। उसके बाद में क्या हुआ था कि देखो देखिए, ये इसकी कहानी है, ठीक है। हाँ, इस गुरुद्वारे की। अब देखो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब आप देखो, अब देखो, अब आपको पता है उस टाइम ये गुरुद्वारा नहीं बना था, उसके बाद में क्या था, इसका जो एक बड़े संत थे भाई, सिख धर्म के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने, बाबा फतेह सिंह ने 1953 और 1954 में ये गुरुद्वारा बना दिया था, ठीक है भाई। हाँ, जिसको आज हम राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, ठीक है भाई। एक तो अमृतसर में हो गया, ठीक है, उसको भी स्वर्ण मंदिर कहते हैं, लेकिन इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। देखो दी, अब आती है भाई लैला मजनू प्रेम कहानी। ये है मिजोर गांव, अनूपगढ़ जो तहसील है आपके सामने, उसका जो मिजोर गांव है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पाक बॉर्डर से, पाक सीमा से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पाक सीमा से केवल मेज 2 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को यहाँ मेला लगता है भाई, ठीक है। मेले के अंदर जाना, वहाँ पे धागा वागा बांधना भाई, कहना, ठीक है भाई। हाँ, ये प्रेम का प्रतीक है, ये है मोहब्बत का मेला है, मोहब्बत का मेला है, ये प्रेम का क्या है, प्रतीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे कपल लोग जाते हैं, आस्था लेके जाते हैं भाई, हमारी जोड़ी सलामत रखे, ठीक है। देखो देखिए, ये आपके सामने है, लैला मजनू की मजार स्थित है। देखो कहानी के ऊपर चलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कहानी। देखो देखिए, हाँ, एक सेकंड, देखो स्टोरी की बात करते हैं, एक सेकंड। हाँ, स्टोरी की बात करते हैं हम। आपके सामने जो एक अरबपति था, पति शाह अमारी, ठीक है, पति शाह अमारी का बेटा, जिसका नाम था भाई केस, क्या नाम था, केस, ठीक है। तो आगे चल के हम मजनू कहने लगे, वो बात की बात है। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं, हाँ, दूसरी बात करते हैं हम, नहाजत, नहाजद, ठीक है, के शाह का नाम क्या था भाई, लेला, क्या नाम था, लेला था। अब देखो देखिए, एक बात और लिख देते हैं। अब जब इसकी शादी हुई थी, इसकी शादी हुई थी भाई वार्ड अलत काजी, ठीक है भाई, अलथ काजी। देखो भाई,
हाँ, बात करते हैं इनकी प्रेम कहानी की बात करते हैं। एक अरबपति था भाई, सहा हमारी, ठीक है। इनका बेटा था केस, क्या नाम था उनका, केस नाम था, ठीक है। जब ये पैदा हुआ था तब, अब आपको पता है भाई, जो अरबपति लोग होते हैं वो तो कुंडली तो दिखाते हैं। हाँ, गरीब लोग होते हैं वो तो कहते हैं जैसा हुआ ठीक है, नालायक हुआ तो भी ठीक है भाई। हाँ, तो अरबपति तो भाई कुंडली दिखाते हैं, क्या पता नालायक निकल जाए तो हमारी प्रॉपर्टी लूट के खा जाए, हाँ, चट कर जाए। तो इसलिए तो अरबपति शाह हमारी ने, हाँ भाई, किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई थी भाई इनकी, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, ज्योतिषी ने उस टाइम ही बोल दिया था भाई ये तो प्रेम प्यार में पागल होने वाला लड़का है, ठीक है भाई। हाँ, ये आपका शासनकाल नहीं संभाल सकता भाई। तो अब आपको पता है इनका एक ही बेटा था, तो चिंता हो गई थी, तो उन्होंने खूब कोशिश की भाई ये प्रेम प्यार में ना पड़े, लेकिन भाई साहब कुदरत का खेल है तो वो तो खेल का ही रहेगा। अब जब ये मदरसे में जाने लग गया, ठीक है भाई, कहाँ जाने लग गया भाई, मदरसे में जाने लग गया। हाँ, नदीस की मदरसे में ये नमाज पढ़ने जाने लग गया भाई, ठीक है, नमाज क्या पढ़ाई भी करता था वहाँ पे। अब जब वहाँ पे इनको नहाजद के शाह की बेटी, जो नहाज शाह है उनकी बेटी लेला से आई कांटेक्ट हो गया था, ठीक है, शायद डांस वांस करते हुए। हाँ, तो इनको पहली बार में इनको इतना गहरा प्यार हुआ था भाई साहब, पूछो ना, ठीक है। हाँ, तो ये पहले प्यार की नज़र यहाँ से, पहले प्यार में, हाँ हाँ, देखो देखिए, तो यहाँ से इनको इनसे क्या हो गया था, मोहब्बत हो गया था। अब जब मौलाना साहब ने समझाया भाई प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा है, आप पढ़ाई कर लो ढंग से, भाई साहब नहीं माने भाई साहब। हाँ, तो ये कहानी कुछ सालों तक चलती रही, ठीक है भाई। हाँ, तो ये इतना बावला हो गया था भाई साहब, इसके चक्रों में भाई ये तो मानने वाला नहीं था। तो क्या हुआ कि जो लैला के जो पिताजी थे वो लैला को कैद कर लिए थे, ठीक है भाई, नहीं बंद कर दिए थे, आपको पढ़ाई वढ़ाई कर ली, ठीक है, आप घर पे मस्त रहो, ठीक है। अब जब लैला घाव, अब लैला उसको ढूंढने, ओ मजनू, है ना, केस जिसका नाम आगे था मजनू, ठीक है भाई, मजनू कैसे पढ़ा देखते हैं, देखिए। हाँ, तो ये शहर की गलियों में, गांव में भटकता गया। सब मोह माया शेर माया सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, अब ये क्या किया कि भाई शहर में भटकता गया, लैला को ढूंढने लग गया भाई, और इतना बावला हो गया, प्रेम प्यार में इतना पागल हो गया कि लोग इसको मजनू कहने लगे भाई, ये तो प्यार में क्या हो गया, मजनू हो गया। हाँ, लोग इसको पत्थर मारते थे, ठीक है भाई। हाँ, जब आपको पता चला भाई, लैला को पता चला ये हमारे शहर में आ गया है मुझे ढूंढते हुए, तो लोग जब पत्थर मारते थे तो वो लैला उसको बचाती थी। हाँ, लाए बेचारा प्यासा था, ढूंढता रहता था, लोग इसको पत्थर मारते थे, लैला इसको बचाती थी। लेकिन आजकल की लैला है जो एक पत्थर खुद मारती है, बॉम्ब का जमाना है, क्या पता बॉम्ब भी मार दे। हाँ, देखो देखिए फिर, अब जब इनका प्यार इतना बढ़ गया था तो इनके पिताजी ने इनकी शादी, जो लैला की शादी थी, हाँ भाई, इसे मजनू से तो करवाया नहीं था। क्यों, कहा जाता है ये थोड़ा मेंटल से थोड़ा आउट ही हो गया था भाई, जो प्रेम प्यार में जो ऐसे ही हो जाता है तो उसको लोग मेंटली कहने लग जाते हैं, तो इससे भाई शादी नहीं करवाई थी। तो इसे लैला की शादी एक अरबपति था, बहुत ही सुंदर गुलाब की तरह, यहाँ पे आ रहा है ना वार्ड शब्द, इसका अरबी में अर्थ होता है गुलाब, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसका अर्थ होता है, अरबी भाषा में बोले तो इसका अर्थ होता है गुलाब, ठीक है भाई। गुलाब अल खाजी से करवा दिया गया था, लेकिन साहब लैला साहब था भाई, लैला थी, उसने साहब साहब बोल दिया भाई मैं तो मजनू की हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे साथ छेड़खानी नहीं। हाँ, मैं उसी से प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ, ठीक है भाई, तेरे से शादी होगी तो क्या हुआ, मेरा तो मन धन उसके साथ है। उसके बाद में इसने क्या कर दिया था, इसको तलाक दे दिया था, ठीक है भाई। हाँ, छूने नहीं दिया भाई, ठीक है, तो देखिए भाई, तलाक दे दिया था। हाँ, जब पता चला भाई, ये भाग के दौड़ के जंगलों में आती आती चिल्लाती चिल्लाती भाई मजनू 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 कहाँ है, तब इसके पास, जब जाके ये मजनू के पास पूछ गई, मजनू मिल गया इसको।
तब ये बात उसके लैला को मम्मी को पता चली। ठीक है, तो इसकी मम्मी ने इसको इनको दोनों को छुड़वा के मम्मी ने इसको घर पे लाके फिर से बंद कर दिया। ठीक है भाई। हाँ, जब ये बात इनके भाइयों को पता चली, लैला के भाइयों को पता चली, तो वो ये लैला के भाइयों ने इसको मजनू को इतना मारा कि इनकी मौत हो गई थी। ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, बहन के भाई को पता चल जाए तो भाई तो जरूर जरूर मारेगा, टांगे ही तोड़ेगा भाई। हाँ, जब ये खबर लैला को पता चली, भाई साहब वो तो जंजीरों को तोड़ के लैला के पास आई और उसके मौत के कारण, ठीक है, उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद में यहाँ पे ये 500 साल पहले की घटना है। उसके बाद में ये कहानी प्राचीन काल में ये ऐतिहासिक दृष्टि से लोकप्रिय होती गई। ठीक है भाई। उसके बाद में अब देखो देखिए भाई, जब इनकी मृत्यु हुई थी, लैला और मजनू एक साथ ही थे, तो लोगों ने सोचा भाई भाई ये जीते जी तो ये प्रेम प्यार तो कर नहीं सके भाई। हाँ, कितना गहरा प्यार था। तो इनकी दोनों कब्रें एक ही साथ एक ही स्थान पे लगा दी गई, पास में। देख सकते हो ना आप, एक ही साथ में दोनों कब्रें आपको दिखाई देगी यहाँ पे। देखो, हाँ भाई, ये यहाँ पे धरती पे तो ये प्रेम प्यार नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोचा भाई ये परलोक में जाके वहाँ पे प्यार मोहब्बत करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, धरती पे तो यहाँ पे इन लोगों ने इनको प्यार करने नहीं दिया। ठीक है भाई। हाँ, तो ये लैला मजनू की आपके सामने कहानी थी। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, एक वो लैला थी जो लोग उसको पत्थर मारते थे, ये बचाती बचाती थी। लेकिन आजकल की लैला वो है, एक पत्थर खुद भी मारती है। हाँ, बम का जमाना है, बम से भी उड़ा सकती है भाई। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे चले। हाँ, जमाना बदल चुका है भाई, आगे बात करते हैं। हाँ, रोजड़ी बालाजी का मंदिर मैंने आपको बताया था। हाँ, ये मनोकामना पूर्ण बालाजी का मंदिर है। ये हनुमान जयंती, जब आपकी हनुमान जयंती आती है ना, उस टाइम ये बनाया जाता है। ठीक है, हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे मेला भरता है भाई, हनुमान जयंती के दिन, जो चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। ठीक है भाई। आपको पता है अनूपगढ़ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का पेनोरमा, अभी मैंने बताया था, ये जो गुरु गोविंद सिंह का पेनोरमा है, ये बुड्ढा जोहड़ रायसिंह जो तहसील है, आपको पता है बुड्ढा जोड़ कहाँ पड़ रहा है, रायसिंह तहसील के अंदर ही पड़ रहा है। वहां पे गुरु गोविंद सिंह का भी क्या है, पेनोरमा स्थित है, क्योंकि ये सिखों के 10वें गुरु थे। हाँ, अनूपगढ़ जी सिखों के कौन से गुरु थे आपके सामने, 10वें गुरु थे। ठीक है भाई। हाँ, बेरोर गांव, मैंने पहले भी बता दिया था, ये पुरातात्विक स्थल गांव है। यहाँ पे ये सभ्यता है ना, पुरातात्विक स्थल गांव है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता स्थल है बेरोर, आया था ना पहले। हाँ, हाँ, यहाँ पे जो बेरोर है, ये पुरातात्विक स्थल तो है ही है, लेकिन ये जैन धर्म के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। हाँ, अब आपको देखो, मैंने बताया था रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन, रावला गरसाना किसान आंदोलन जो अनूपगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, रावला गरसाना दोनों तहसील हैं, आपको पता है। ये स्वतंत्रता के बाद की बात है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, जो 2004 में शुरू हुआ था, 2006 तक ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है। हाँ, इसमें देखो कौन सा किसान शहीद हुआ था, चुंदरा राम सहारण, सुंदराम सहारण नामक यहाँ पे किसान शहीद हुआ था। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है, ये 2004-06 की बात है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे कमेटी बैठाई है। देखो, जांच भी की है इसमें, जांच हेतु केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया है। कौन सा, केजरीवाल और गोयल आयोग का गठन किया गया था। इसका एक ही मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कम जलापूर्ति। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी, वहां से इनको कम, यहाँ के किसानों को, जो रावला गरसाना है, यहाँ के किसानों को कम जल मिलता था, इसलिए आंदोलन किया गया था 2004 और 6 में। ठीक है भाई, इसलिए वहां से ये सबसे बड़ा आंदोलन था भाई, स्वतंत्रता के बाद में किसानों का। ठीक है। हाँ,
लगभग 7 किसान आंदोलन हुआ था इसमें, जिसमें चंदूराम सारण प्रमुख है। ठीक है भाई, ये नेतृत्व कर रहे थे भाई इसका। देखो देखिए आगे चलें। हाँ, आगे चलते हैं भाई। देखो देखिए, रायसिंह नगर गोलीकांड मैंने आपको बताया था, बीरबल के बारे में बताया था आपको। हाँ हाँ, देशभक्त था भाई बीरबल। रायसिंह नगर गोलीकांड, आपको पता है ये रायसिंह नगर कौन सी है तहसील आपके सामने। यहाँ पे गोलीकांड हुआ था 30 जून। देखो देखिए, यह आंदोलन हुआ था भाई 30 जून से स्टार्ट हुआ था और 1 जुलाई को खत्म हुआ था। 1946, आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये हुआ था बीकानेर रियासत थी उसके काल में। ठीक है, वहां से हुआ था। क्योंकि आपको पता है बीकानेर, देखो आगे देखो आप, बीकानेर बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा सत्यनारायण शराब की अध्यक्षता में, ठीक है, सत्यनारायण शराब की अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था। ठीक है, जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में बीरबल बीरबल नामक किसान शहीद हो गया था। जो ये बीरबल था, यह हाथों में तिरंगा लिए हुए था। हाँ, यह आंदोलन कर रहे थे उस टाइम, पुलिस की गोली द्वारा इसकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। इस घटना की जांच हेतु अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद ने 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई थी। ठीक है भाई, बाद में स्वतंत्रता के बाद में बनाई गई थी ये समिति, तो जिसमें हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल थे। ठीक है भाई, 3 लोगों की, भाई इसकी जांच के लिए 3 लोगों की समिति बनाई गई थी, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हाँ, रघुवर दास गोयल थे। ठीक है भाई। हाँ, आंदोलन का प्रमुख कारण, भाई आंदोलन क्यों कर रहे थे, ऐसे पागल तो है नहीं भाई। आंदोलन का प्रमुख कारण था पानी पर लिया जाने वाला पानी पर लिया जाने वाला आबियाना कर, आबियाना कर। ठीक है भाई। हाँ, अब आप बीकानेर रियासत में एक दिवस मनाया जाता है, वो है बीरबल दिवस। हम बीरबल दिवस, देखो बीरबल शहीद कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था। भाई बीरबल कब शहीद हुआ था, 1 जुलाई को। एक 1 जुलाई को हुआ था। लेकिन बीरबल जो शहीद दिवस है, बीरबल जो दिवस है, देखो बीरबल शहीद तो 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन जो बीरबल दिवस है ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 17 जुलाई को बनाया जाता है, बीकानेर पंजाब प्रजा मंडल में बनाया गया था। ठीक है भाई। हाँ, होती है रायसिंह नगर की जो गोली वाला जो कांड है, इसके बारे में आप, ये जानकारी है आपके सामने। अब जो छत्तरगढ़ का जो किला है, यह अनूपगढ़ में स्थित है। देखिए, हाँ, ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन छोटी सी जानकारी देख लो। जो छत्तरगढ़ जो किला है, ये अनूपगढ़ में स्थित है। जो भूदान बोर्ड ने इस किले के विनोदा भावे स्मृति ट्रस्ट स्थापित किया हुआ है। जो भूदान बोर्ड है, ठीक है भाई, इस किले में विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट स्थापित किया हुआ है। ठीक है। हाँ, देखो अब ये तो मैंने बता ही चुका है। जो बीएसएफ की 23वीं वाहिनी, जो 23वीं बटालियन है, यह अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर तैनात है। अब देखिए, हाँ, अन्य बिंदु है, डाबला गांव है, ये भी आया था पहले, डाबला गांव है जो अनूपगढ़ में है। ये सिक्कों के चित्रों पर आधारित पुस्तकालय है। ठीक है भाई, यहाँ पे सिक्कों के आधारित क्या है, पुस्तकालय है। ठीक है भाई, देखो, हाँ, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो दोस्तों, मैंने अनूपगढ़ जिले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी देखेंगे कहीं पे कोई बिंदु छूट गया है, तो हम जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तब उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो आप जाने से पहले आप इस क्लास को आप लाइक करके जाओगे। ठीक है भाई। हाँ, इसको शेयर भी करके जाओगे अपने 10 मित्रों के साथ। ठीक है, 10 लोगों के साथ इसको शेयर करोगे भाई। और उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई अगले जिले में, है जिसका नाम है हमारे सामने बालोतरा जिला। ठीक है भाई। हाँ,
तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।